देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के विषय में, जो कि कक्षा 12 इतिहास में फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में। देखिए बच्चों, भारत और पाकिस्तान में पाया गया सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, अब तक ज्ञात सभी सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है। कहने का मतलब है कि भारत और पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, अभी तक की जितनी भी सभ्यताएं प्राप्त हुई हैं उनमें सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। पहले यह माना जाता था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से हैं। लेकिन 1920 के दशक में हड़प्पा सभ्यता की खोज के बाद पता चला कि हड़प्पा सभ्यता जैसी कोई सभ्यता अस्तित्व में थी। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि सबसे पहले विश्व में ऐसा माना जाता था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में मानी जाती थी। लेकिन 1920 के दशक में हमें और पूरे विश्व को यह मालूम चला कि भारत जैसे देश में भी एक सिंधु घाटी सभ्यता भी प्रचलित थी, जो इन सभी सभ्यताओं में सबसे प्राचीन मानी जाती है। अब अपन अगली हेडिंग में पढ़ते हैं, हड़प्पाई सभ्यता के लोग सफाई पसंद करते थे। तो देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट है इसमें, लगभग प्रत्येक घर में एक स्नान गृह होता था। हड़प्पा सभ्यता जिसमें लोग रहा करते थे वो एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है। उसमें जब जो लोग रहते थे तो हम पढ़ने वाले हैं कि ये लोग सफाई किस तरीके से पसंद करते थे। तो सबसे पहला पॉइंट है, लगभग प्रत्येक घर में एक स्नान गृह होता था। जैसे वर्तमान में भी हम देखें तो प्रत्येक घर में एक स्नान गृह होता है, ऐसे ही उस समय एक स्नान गृह हर घर में होता था। गंदे पानी की निकासी हेतु नाले बनाए गए थे। अब जैसे हम लोग घरों में भी जो घर से गंदा पानी निकलता है वो नाली के माध्यम से बाहर निकल जाता है, ऐसे ही उस समय भी गंदी पानी के निकासी हेतु नाले बनाए गए थे। नालियाँ जो गलियों में थीं वो ढकी होती थीं। अभी भी देखो वर्तमान में भी जो नालियाँ होती हैं वो ढकी हुई होती हैं, ऐसे ही उस समय भी नालियाँ ढकी हुई होती थीं। गलियों की नालियों की नियमित रूप से सफाई होती थी। गलियों में जो नाली होती थी उनकी नियमित रूप से साफ सफाई होती थी। जैसे वर्तमान में भी आप देखो, गलियों में जो नालियाँ होती हैं उनकी नियमित रूप से साफ सफाई होती है। मोहनजोदड़ो के दुर्गों पर मिले विशाल स्नानागार में लोग विशेष अवसरों पर सामूहिक स्नान करते थे। और बच्चों देखिए, मोहनजोदड़ो नामक एक शहर था जिसमें विशाल स्नानागार मिला है। इसमें क्या कोई धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर लोग वहाँ स्नान आदि किया करते थे। अब देखो आगे पढ़ेंगे हम हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। तो आइए शुरू करते हैं। लगभग 160 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थीं और कुछ जगहों पर खुदाई का काम भी चल रहा था। कहने का मतलब जो है 160 पहले पंजाब, वर्तमान में जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी अंग्रेज़ों के द्वारा और खुदाई का काम चल रहा था। खुदाई कार्य के दौरान अचानक कुछ इंजीनियरों को हड़प्पा कालीन स्थल मिला। जब इंजीनियर लोग खुदाई कर रहे थे तो उन्हें कुछ पुराने स्थल मिले हड़प्पा कालीन। यह स्थान आधुनिक पाकिस्तान में है और यह स्थान अब कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। उन मजदूरों ने इसे खंडर समझ लिया। उन मजदूरों ने क्या समझा कि ये तो खंडर है, और यहाँ से हजारों ईंटें उखाड़ कर ले गए और उस खंडर में से हजारों ईंटें उखाड़ कर ले गए। उन ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में किया, लेकिन उन्हें यह पता नहीं चल सका कि यह कोई सभ्यता थी। सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल, जिन्हें हम मार्शल के नाम से जानते हैं, जॉन मार्शल के नाम से जानते हैं, 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। ये इसे अच्छे से बच्चों याद कर लेना, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई का निरीक्षण किया और इन्हीं की देखरेख में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य किया, जो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख शहरों में से एक है। सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज
घोषणा कब हुई थी? 1924 में। वो कौन ने करी थी? जॉन मार्शल ने। तो देखना बच्चों, 1924 में जॉन मार्शल ने एक नई सभ्यता की घोषणा कर दी थी, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। एक हैं आपके सर मार्टिमर व्हीलर। व्हीलर 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। व्हीलर 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने पुरास्थलों की खुदाई टीलों के स्तर विन्यास के आधार पर की। अब देखना बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के विषय में हम आगे और पढ़ेंगे। हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो बच्चों, ये 2 नंबर में आपका क्वेश्चन आ जाता है, इसे अच्छे से देखेंगे। हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की पहली खुदाई करवाई। 1926 से 1933 ईस्वी तक माधव स्वरूप बस्य की देखरेख में खनन कार्य संपादित किया गया। तो देखो बेटा, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी कहाँ? मोंटगोमरी जिले में। और नदी कौन सी है? रावी नदी पश्चिमी तट पर स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी ने यहाँ पहली खुदाई करवाई और 1926 से 1933 ईस्वी तक माधव स्वरूप बस्य की देखरेख में खनन कार्य संपादित किया। इस खुदाई में एक समृद्धशाली विशाल नगर के अवशेष मिले। जब इसकी खुदाई हुई तो यहाँ पे एक विशाल नगर के अवशेष मिले, जो सिंधु सभ्यता के वैभव को प्रकट करते हैं। अब चलते हैं हम 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर खुदाई की। देखो, 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में मोहनजोदड़ो में उसने खुदाई करी राखलदास बनर्जी ने। और उन्हें यहाँ हड़प्पा में मिली मोहरों के समान मोहरें भी मिली। जो मोहरें दयाराम साहनी को हड़प्पा में मिली थी, उस जैसी ही मोहरें इन्हें मोहनजोदड़ो में मिली। किसको? राखलदास बनर्जी को। इसके बाद यह अनुमान लगाया गया कि ये दोनों क्षेत्र एक ही संस्कृति का हिस्सा हैं। तो इससे हमें इस बात का पता चला कि ये दोनों जो क्षेत्र हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों एक ही संस्कृति के हिस्सा हैं। इसके बाद 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने एक नई सभ्यता की घोषणा कर दी थी। जैसे अभी हमने हड़प्पा में ही पढ़ा था कि 1924 में सर जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने एक नई सभ्यता का बारे में बता दिया था, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नामांकन। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसका नामांकन हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। तो देखना बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। यह सभ्यता सिंधु घाटी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी। यह सभ्यता कहाँ बसी हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। देखना बच्चों, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले जिस शहर की खोज की गई थी वो हड़प्पा था। और इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो यह सभ्यता सिंधु घाटी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी के नाम से जाना जाता है। अब देखो, हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह के तरीके। हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह के तरीके, तो देखो, कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिकार, इनसे ये लोग जीवन जीते थे। कृषि करते थे, पशु पालते थे, व्यापार करते थे और शिकार आदि भी ये लोग किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों पर रहने वाले लोग कृषि करते थे। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों पर रहने वाले लोग कृषि करते थे और गेहूँ, जौ, दालें, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा आदि उगाते थे। हड़प्पा स्थलों से जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। हड़प्पा स्थलों से जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इससे पता चलता है कि ये लोग जानवरों को पालते थे। इससे क्या पता चलता है? कि ये लोग जानवरों को पालते थे। इस सभ्यता के लोग मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर पालते थे। इस सभ्यता के लोग भेड़, बकरी, भैंस और सूअर पालते थे। यहाँ मछलियों और पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली हैं।
यहाँ मछलियाँ और पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली हैं, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि हड़प्पावासी जानवरों का मांस खाते थे। कहने का मतलब ये है बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता में मछलियाँ और पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली हैं, जिससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग जानवरों का मांस खाते थे। हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी। हड़प्पा सभ्यता में ये लोग कृषि किस प्रकार से करते थे, तो देखिए बच्चों, वृषभ, जिसको हम आधुनिक ज़माने में बैल के नाम से जानते हैं, तो वृषभ के बारे में जानकारी हड़प्पा की मोहरों से मिलती है। वृषभ के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? हड़प्पा की मोहरों से मिलती है। इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि हड़प्पावासी खेतों की जुताई के लिए बैलों का इस्तेमाल करते थे। देखो, हमें हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से वृषभ के बारे में जानकारी मिली। इनकी जो मोहर होती थी उस पर बैल की आकृति छपी हुई थी। तो इतिहासकारों ने इस बात के बारे में पता लगाया कि ये लोग कृषि के लिए बैलों का इस्तेमाल करते थे। इतिहासकारों को चालिस्तान, जो पाकिस्तान में पड़ता है, बनावली, जो हरियाणा में पड़ता है, से मिट्टी से बने हल्के मॉडल मिले हैं, जैसे खिलौने टाइप के मॉडल मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया गया कि खेतों की जुताई हल से की जाती थी। कालीबंगन, जो कि राजस्थान में पड़ता है, कालीबंगन राजस्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन से क्या मिला है? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जहां अनुमान लगाया जाता है कि 2 अलग अलग फसलें एक साथ उगाई जाती थीं। और कालीबंगन से हमें पता चला है कि ये लोग 2 अलग अलग फसलें एक साथ उगाए करते थे। लोग फसलों की कटाई के लिए लकड़ी के हल से बने पत्थर के ब्लेड का उपयोग करते थे। लोग फसल की कटाई के लिए लकड़ी के हल से बने पत्थर के ब्लेड का प्रयोग करते थे। हाथ से बने पत्थर का ब्लेड करते थे, सॉरी। खेतों में सिंचाई की भी ज़रूरत थी। खेतों में सिंचाई की भी ज़रूरत थी, जिसके लिए नदी और नहरों से पानी लिया जाता था। अफ़गानिस्तान के सोतुगई। अफ़गानिस्तान एक देश है जिसमें एक शहर पड़ता है सोतुगई। अफ़गानिस्तान के सोतुगई से नहरों के कुछ साक्ष्य मिले हैं। अफ़गानिस्तान के सोतुगई से नहरों के कुछ साक्ष्य मिले हैं। कुछ स्थानों पर कुओं से भी पानी लिया जाता था। कुछ स्थानों पर कुओं से भी पानी लिया जाता था। धौलावीरा में जल भंडार का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा में जल भंडार का साक्ष्य मिला है। संभवतः इसका उपयोग कृषि में भी किया जाता था। संभवतः इसका उपयोग कृषि में भी किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का प्रादेशिक विस्तार। अब देखो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का प्रादेशिक विस्तार त्रिकोण आकार में था। हड़प्पा सभ्यता जो बसी हुई थी वो कैसे आकार में बसी हुई थी? तो ये त्रिकोण आकार में बसी हुई थी। जैसे देखो, सबसे पहला स्थल इसका सुतका गैंडोर, जो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। सुतका गैंडोर, जो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। मांडा कहाँ पड़ता है? कश्मीर। मांडा कहाँ पड़ता है? कश्मीर। आलमगीरपुर जो पड़ता है उत्तर प्रदेश। और दैमाबाद पड़ता है आपका महाराष्ट्र। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। अब मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो बच्चों, ये शहरी सभ्यता थी। इस सभ्यता का सबसे अनोखा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। इस सभ्यता को जो अनोखा बताता है, ठीक है, वो क्या है? तो इसका शहरी केंद्रों का विकास था। खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था। और सबसे पहले हमने जिस स्थान की खोज करी वो कौन सा स्थान था? तो वो हड़प्पा था। लेकिन सबसे प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो था। पर का सबसे प्रसिद्ध स्थल की बात करें तो वो कौन सा था? तो वो था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। हड़प्पा संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। पुरास्थल। तो देखो, पुरास्थल ऐसे स्थल को कहते हैं जहां पुराने औजार। पुरास्थल किसको कहते हैं? जहां पुराने औजार, बर्तन, इमारतें और उनके अवशेष मिलते हैं। पुरास्थल ऐसे स्थल को कहते हैं जहां पुराने औजार,
बर्तन, इमारतें और उनके अवशेष मिलते हैं। इन्हें यहाँ रहने वाले लोगों ने अपने लिए बनाया था। इन्हें यहाँ रहने वाले लोगों ने अपने लिए बनाया था और इन्हें छोड़कर कहीं चले गए वो छोड़कर कहीं चले गए। ठीक है, तो देखो जो लोग यहाँ पर रहते थे उन लोगों ने वहाँ कुछ रहने के लिए कुछ साधन बनाया जिन्हें वो छोड़कर चले गए। जब उस जगह की हम लोगों ने खुदाई करवाई तो हमें वहाँ से उनके औजार वगैरह ये प्राप्त हुए। हजारों साल बाद ये अवशेष जमीन के ऊपर या अंदर पाए जाते हैं। यह एक नियोजित शहरी केंद्र था और ये एक नियोजित शहरी केंद्र था जिसको योजना के अनुसार बनाया गया था। यहाँ इमारतों के निर्माण से पहले उसका पूरा नियोजन किया गया है। और जब सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहरों को बसाया गया था तो उनको सबसे पहले एक नियोजन बना लेते थे। नियोजन मतलब क्या, एक योजना बनाते थे, उसके बाद शहरों को ये लोग बसाया करते थे। यहाँ बस्ती को दो भागों में बांटा गया है। हड़प्पा सभ्यता में जो बस्तियाँ होती थीं उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है दुर्ग और दूसरा है निचला शहर। पहला है दुर्ग और दूसरा क्या है, निचला शहर। तो देखो बच्चों, दुर्ग यह छोटा था। यह क्या था बेटा, यह छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। देखो बच्चों, दुर्ग था ना, जो क्या था, दुर्ग ये छोटा था लेकिन ये ऊंचाई पर बना हुआ था। दुर्ग ऊंचा था क्योंकि यहाँ बनी संरचना मिट्टी के ईंटों के चबूतरों पर बनी थी। दुर्ग चारों ओर दीवारों से घिरा हुआ था। दुर्ग था वो चारों ओर काय से घिरा हुआ था, वो दीवारों से घिरा हुआ था। यह दीवार इसे निचली शहर से अलग करती थी और यही दीवार इसे निचले जो शहर होते थे उसको अलग करती थी। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का उपयोग संभवतः विशिष्ट कार्यों, विशिष्ट सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। माल गोदाम, इस बात के प्रमाण है कि निचला हिस्सा ईंटों का बना था। माल गोदाम, इस बात का प्रमाण है कि यहाँ निचला हिस्सा जो है ना वो काय से बनता था, वो ईंटों का बना था और ऊपरी हिस्सा नष्ट हो गया था जो संभवतः लकड़ी का बना हुआ था। देखो बेटा, माल गोदाम जहाँ पे के लोग माल रखते थे वो कैसे बनी हुई थी, तो देखो जो नीचे का जो हिस्सा था ना वो तो ईंटों का बना हुआ था और जो ऊपर का हिस्सा था ना वो लकड़ी का बना होगा, इसलिए तो वो नष्ट हो गया है। विशाल स्नानागार, यह प्रांगण में बना एक आयताकार तालाब है। विशाल स्नानागार क्या है बच्चों, तो यह प्रांगण में बना एक आयताकार तालाब है जो चारों ओर से गलियारों से घिरा हुआ है। जो चारों ओर से काय से घिरा हुआ है, गलियारों से घिरा हुआ है। जलाशय तक पहुंचने के लिए इसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं। जलाशय तक पहुंचने के लिए इसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं। जलाशय का पानी एक बड़े नाले के माध्यम से निकाला जाता है। यह एक अनोखी संरचना थी। इसका उपयोग धार्मिक स्नान के लिए किया जाता होगा। अब देखो बेटा, निचला शहर, ऐसा माना जाता है कि निचले शहर में आवासीय इमारतें थीं। देखो बेटा, दुर्ग देखो जो पहाड़ी क्षेत्रों पर बनाए जाते थे दुर्ग, तो वहाँ तो ज़्यादा लोग रहा नहीं करते होंगे, पर जो निचला शहर होगा तो निचले शहर में बेटा पता जो बसाएगा होंगे ना, तो ऐसा माना जाता है कि ये आवासीय इमारतें थी, मतलब यहाँ पे लोग रहा करते थे। निचला शहर दुर्ग से भी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। निचला जो शहर था वो दुर्ग से भी बड़े शहर में फैला हुआ था। निचला शहर भी एक दीवार से घिरा हुआ था और निचला शहर भी काय से घिरा हुआ था, एक दीवार से घिरा हुआ था। यहाँ भी कई इमारतें ऊंचे चबूतरों पर बनी हुई थी और निचले शहर में भी कई ऐसी इमारतें थीं जो ऊंचे चबूतरों पर बनी हुई थीं। ये प्लेटफॉर्म एक बुनियाद का काम करते थे। ये प्लेटफॉर्म का काम करते थे, एक बुनियाद का। जैसे हम आधुनिक ज़माने में भी अपने मकान बनवाते हैं तो सबसे पहले हम पिलर खड़े करते हैं गड्ढे खोद के, उसके बाद फिर वो बेसमेंट तैयार करते हैं अपन नीचे का, जिसमें मुरम वगैरह डालते हैं। तो इस प्रकार से ये लोग भी क्या चबूतरे बनवाते थे। इतने बड़े क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए भारी मात्राओं में मजदूरों की आवश्यकता होगी। अब देखो बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता के जल निकासी व्यवस्था। तो हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक थी नियोजित जल निकासी प्रणाली।
अगर अपन हड़प्पा सभ्यता में सभी व्यवस्थाओं में देखें, ठीक है, तो एक इनके पास ऐसी व्यवस्था थी जिसको हम बोलते हैं नियोजित जल निकासी प्रणाली। यहाँ सड़कों तथा गलियों का लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। यहाँ बेटा सड़कें और गलियाँ कैसी बनती थी? एक ग्रिड पद्धति में। जैसे आप आधुनिक ज़माने में भी देखो ना, सड़कें जो होती हैं, सड़कों के किनारे किनारे नालियाँ भी होती हैं। ऐसे ही उस ज़माने में भी ये लोग नालियाँ सड़कों के किनारे बनाया करते थे। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और कैसे काटती थी एक दूसरे को? समकोण पर। जल निकासी प्रणाली में पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उसके आसपास व्यवस्थित आवासों का निर्माण किया गया था। गृह स्थापत्य कला। अब देखो बेटा, एक घरों को किस प्रकार से बनाया करते थे वो पढ़ते हैं हम। मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आवासीय इमारतें हैं। मोहनजोदड़ो के निचले जो शहर है उसमें क्या है बेटा? आवासीय इमारतें हैं। जैसा अपन ने ऊपर की हेडिंग में ही पढ़ा था अभी ये चीज़। तो यहाँ के घर में एक आंगन और उसके चारों ओर कमरे होते थे। यहाँ के जो घर होते थे उनके बीच में एक आंगन होता था और उस आंगन के ही चारों ओर क्या होते थे बेटा? कमरे आदि हुआ करते थे। आंगन का उपयोग खाना बनाने और कताई के लिए किया जाता था। आंगन का उपयोग ये काय के लिए करते थे? तो ये लोग बेटा खाना पकाने के लिए करते थे और कताई आदि का काम भी वहाँ पे आंगन में ही किया जाता था। यहाँ एकांत प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाता था। और यहाँ बेटा एकांत प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाता था। जमीनी स्तर पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं थीं। तो जमीनी स्तर पर जो दीवार होती थी उस पर खिड़कियाँ आदि नहीं होती थीं। मुख्य द्वार से घर के अंदर या आंगन का कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और इनका जो मुख्य द्वार होता था, अगर कोई व्यक्ति बाहर से कुछ देख रहा है तो उसे अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं देता था। हर घर का अपना बाथरूम होता था और हर घर में क्या होता था? एक बाथरूम अवश्य होता था जिसका फर्श ईंटों का होता था। जिसका जो फर्श होता था, आधुनिक जमाने हम टाइल्स वगैरह लगवाते हैं पर ये लोग ईंटों का फर्श बनाते थे। बाथरूम का पानी नाली के माध्यम से सड़कों की नाली में बहा दिया जाता था। कुछ घरों में छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती थीं। कई घरों में कुएं भी मिले हैं। कुएं ऐसे कमरे में बनाए गए थे कि बाहर से आने वाले लोग भी पानी पी सकें। कुएं ऐसे कमरे में बनाए गए थे कि बाहर से आने वाले लोग भी पानी पी सकें। अनुमान है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या 700 थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मोहनजोदड़ो में जो कुएं मिले हैं उनकी संख्या कितनी थी? 700 थी। हड़प्पा समाज में भिन्नता का अवलोकन। हड़प्पा समाज में भिन्नता का अवलोकन। तो देखिए बच्चों, हड़प्पा समाज में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर होते हैं। हड़प्पा समाज में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर होते हैं। इन अंतरों को खोजने के लिए इतिहासकार कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इन विधियों में से एक है अंत्येष्टि का अध्ययन। देखो बेटा, हम वर्तमान में भी रह रहे हैं, गांव में लोग रहते हैं, ऐसे ही बेटा अब आज से 5-4 साल पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी तो ये लोग भी रहा करते होंगे। तो इनमें ही बेटा कुछ ना कुछ बेटा सामाजिक अंतर देखने को तो मिलते होंगे, पर उनमें जो अंतर थे उनका हम पता कैसे लगाएं? तो बेटा इतिहासकारों ने एक पद्धति निकाली जिसको बोलते हैं अंत्येष्टि पद्धति। इसको हम एक और अन्य नाम से जानते हैं शवदान। मतलब शवों के अध्ययन करके हम पता कर सकते हैं कि वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसे होगी। तो देखो, अंतिम संस्कार हड़प्पा सभ्यता में लोग व्यक्ति को दफनाकर उसका अंतिम संस्कार करते थे। अंतिम संस्कार ये लोग कैसे करते थे? तो व्यक्ति को दफनाकर ये लोग अंतिम संस्कार की प्रक्रिया करते थे। ऐसे कई सबूत मिले हैं कि कब्रों की संरचना एक दूसरे से अलग है। ऐसे अपन ने कई सबूत मिले हैं कि अपन ने जो कब्रें देखी ना, तो कब्रों में भी कहीं ना कहीं अंतर अपन को देखने को मिला है। कई कब्रें ईंटों की चुनाई से बनी हुई हैं। कई जो कब्रें हैं ना उन पर ईंटों की चुनाई वगैरह हुई है। कई कब्रों में मिट्टी के बर्तन मिले हैं और आभूषण भी दफनाए गए थे। हमने जो कब्रें देखी हैं उनमें क्या मिले हैं? मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं और आभूषण भी दफनाए गए थे।
शायद ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हों, हो सकता है ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हों, या फिर ये सोचकर दफना दें कि मरने के बाद ये चीज़ें काम आएंगी। आभूषण पुरुष और महिलाएं दोनों की कब्रों में पाए गए हैं। आभूषण जो है ना वो हमें पुरुष और महिलाएं दोनों की कब्रों में पाए गए हैं। कुछ कब्रों में तांबे के दर्पण, मन के आभूषण आदि पाए गए हैं। मिस्र के महान पिरामिड हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। तो देखो बच्चों, इनमें से कई पिरामिड राजकीय कब्रगाह थे। इनमें से जो कई पिरामिड थे वो क्या थे? राजकीय कब्रगाह थे। इनमें बड़ी मात्रा में धन दबा हुआ था। इनमें क्या था? बड़ी मात्रा में क्या दबा हुआ था? धन। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा के निवासी थे। देखने में कैसा लगता है कि ये लोग कहाँ के निवासी थे? हड़प्पा के। मृतकों के साथ कीमती सामान दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। ये लोग मृतकों के साथ में कीमती सामान को दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। विलासिता की खोज। तो देखो बेटा, सामाजिक अंतर की पहचान करने का एक तरीका उपयोगिता और विलासिता का अध्ययन है। उपयोगी वस्तुएं वह होती हैं जो रोजमर्रा के उपयोग में लाई जाती हैं। उपयोगी वस्तुएं बेटा कौन सी होती हैं? तो वो वह वस्तु होती हैं जिनका प्रयोग हम रोज करते हैं, जैसे चक्कियाँ, मिट्टी के बर्तन, सुई आदि। ये ऐसी चीज़ें होती थी बेटा, ये लोग उनका प्रयोग रोज करते थे। चक्कियों से आटा, गेहूँ वगैरह पीसते होंगे जिससे आटा बनता है। मिट्टी के बर्तनों में ये लोग खाना वगैरह बनाते होंगे। सुई से ये लोग बेटा कुछ सिलते होंगे, तो इनका प्रयोग ये लोग रोज करते थे। यह वस्तु है पत्थर या मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थ से बनाई जाती हैं। यहाँ बस्तियाँ सामान्य रूप से आसानी से उपलब्ध थीं। ऐसी वस्तुएं जो आसानी से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ना हो, जो महंगी तथा दुर्लभ हों, ऐसी वस्तुओं को पुरातात्विक कीमती मानते हैं, जैसे फ्रांस के पात्र। तो देखो बेटा, ऐसी वस्तुएं जो स्थानीय स्तर पर हमें आसानी से प्राप्त ना हो, ठीक है, तो वो वस्तुओं को हम बेटा महंगी या फिर दुर्लभ कहते हैं। ऐसी वस्तुओं को पुरातत्वविद कीमती मानते हैं। जैसे उदाहरण देखें तो एक फ्रांस का पात्र होता था। तो बेटा, फ्रांस के पात्र क्या कीमती थे? फ्रांस के पात्र क्या होते थे? कीमती थे, क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। क्योंकि इन्हें बनाना क्या था बेटा? कठिन था। क्योंकि घिसी रेत, उसमें क्या मिलाते थे ये लोग? रंग मिलाते थे। इसके बाद बेटा चिपचिपा पदार्थ मिलाते, ठीक है, इसको मिश्रण को पकाकर बनाया जाता था। तो देखो बेटा, फ्रांस कैसे बनता था? इसमें देखो घिसी रेत, फिर उसमें ये लोग कलर मिलाते थे, फिर इसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ मिलाकर ये फ्रांस नामक पदार्थ को, ये फ्रांस नामक पात्र को ये लोग बनाया करते थे। इसलिए इसको सबसे महंगा पात्र माना जाता था। इतनी महंगी दुर्लभ सामग्री से बनी वस्तुएं केवल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी वस्तुओं में पाई जाती थीं। कहने का मतलब जो है, फ्रांस का जो पात्र था ना, ये बहुत महंगा पात्र होता था, और ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में पाई गई हैं। यह छोटी वस्तुओं में कम ही पाई जाती थी, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में विशेषकर आपको फ्रांस नाम का पात्र मिल जाता था, पर छोटी वस्तुओं में जो बहुत कम मिलता था। सोना भी दुर्लभ है, शायद यह भी उतना ही महंगा होगा जितना आज है। अब बेटा इनको अच्छे से देख लेना। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। लोथल कहाँ पड़ता है बेटा? लोथल पड़ता है गुजरात। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। नागेश्वर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। नागेश्वर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। धौलावीरा गुजरात। चन्हूदड़ो पाकिस्तान। चन्हूदड़ो पाकिस्तान। बालाकोट पाकिस्तान। बालाकोट पाकिस्तान। राखीगढ़ी हरियाणा। राखीगढ़ी हरियाणा। बनावली हरियाणा। बनावली हरियाणा। सुरकोटदा, सुरकोटदा पड़ता है गुजरात। रोपण, रोपण पड़ता है पंजाब। रोपण का पड़ता है पंजाब। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। मांडा पड़ता है कश्मीर। मांडा का पड़ता है कश्मीर। सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर ये पड़ता है पाकिस्तान में। अब देखना बेटा, शिल्प उत्पादन। शिल्प उत्पादन
तो ये लोग भी बेटा देखो कुछ ना कुछ तो कारीगरी ये लोग करते होंगे, इंसान थे तो कुछ ना कुछ तो बेटा ये लोग करते ही होंगे। तो देखो आइए हम पढ़ते हैं अब शिल्प उत्पादन में। चन्हूदड़ो नामक स्थान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। चन्हूदड़ो जो भी हमने अभी पढ़ा है चन्हूदड़ो के विषय में देखना बेटा, ये चन्हूदड़ो तो ये कहाँ पड़ता है बेटा, ये पाकिस्तान में पड़ता है। चन्हूदड़ो नामक स्थान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, शिल्प उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। शिल्प कार्यों में देखो बेटा ये लोग क्या करते थे, मनके बनाते थे। क्या बनाते थे, मनके। शंख काटते थे ये लोग, धातु का काम करते थे और मोहर बनाते थे और वाट आदि ये लोग बनाया करते थे। अब देखो मोतियों का निर्माण ये लोग किस तरीके से करते थे। मोतियों का निर्माण, मोतियों का निर्माण विभिन्न सामग्रियों से किया जाता था। मोतियों का निर्माण विभिन्न सामग्रियों से किया जाता था। मनकों का निर्माण विभिन्न प्रकार के पदार्थों से किया जाता था। ये लोग मनके जो बनाते थे ना, ये कई प्रकार के पदार्थों से मनके आदि बनाया करते थे। जैसे देखो कार्नेलियन सुंदर लाल रंग का होता था, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्टज, सैलखड़ी। धातु कौन कौन सी थी, सोना, तांबा, कांसा। शंख काय के बनते थे, फ्यांस और पक्की मिट्टी के। कुछ मनके दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। कुछ जो मनके होते थे वो कैसे बनते थे, दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। यह मनके चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, खंडित आदि आकार के हो सकते थे। इन पर चित्रकारी करके इन्हें सजाया जाता था। मनके बनाने में विभिन्न पदार्थों का इस्तेमाल होता था। इन्हीं के अनुसार इनको मनके बनाने की तकनीक में भी बदलाव किया जाता था। सैलखड़ी एक मुलायम पत्थर था जो आसानी से उपयोग में लाया जा सकता था। सैलखड़ी जो होता था वो एक मुलायम पत्थर था जो आसानी से उपयोग में लाया जा सकता था। कुछ मनके ऐसे भी मिले हैं जिन्हें सैलखड़ी के चूर्ण को सांचे में डालकर बनाया गया था। इसमें विभिन्न आकार के मनके बनाए जा सकते थे। कार्नेलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल को आग में पकाने से प्राप्त होता था। मनकों को बनाने में घिसाई, पॉलिश और इसमें छेद करने की प्रक्रिया से ये पूरे होते थे। लोथल, चन्हूदड़ो, धोलावीरा से छेद करने के उपकरण मिले हैं। नागेश्वर और बालाकोट दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप हैं। नागेश्वर और बालाकोट दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप हैं। नागेश्वर और जो बालाकोट है ना, ये समुद्र के पास में है। यहाँ शंख की वस्तु, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्छीकारी बनाई जाती थीं। यहाँ से निर्मित वस्तुओं को दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख तथा पत्थर को काटा जाता था तो इनके टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन स्थल पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। इतिहासकारों द्वारा उत्पादन केंद्रों की पहचान। इतिहासकारों ने कैसे पता लगाया कि यहाँ पे कुछ उत्पादन किया जाता था। तो देखो, जिन स्थानों पर शिल्प उत्पादन कार्य होता था वहाँ कच्चा माल तथा त्यागी गई वस्तुओं का कूड़ा करकट मिला है। जिन स्थानों पर शिल्प उत्पादन का कार्य होता था वहाँ कच्चा माल, त्यागी गई मतलब फेंकी गई वस्तुओं का कूड़ा करकट मिला है। इसमें इतिहासकार अनुमान लगा लेते थे कि इन स्थानों पर शिल्प उत्पादन कार्य होता था। पुरातात्विक सामान्यतः पत्थर के टुकड़े, शंख, तांबा, अयस्क जैसे कच्चे माल, शिल्पकारी के औजार, संपूर्ण वस्तुएं त्याग दिया गया माल कूड़ा करकट ढूंढते हैं। इनसे निर्माण स्थल तथा निर्माण कार्य की जानकारी प्राप्त होती है। यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख तथा पत्थर को काटा जाता था तो इनके टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन स्थल पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था।
लेकिन जो अति सूक्ष्म पत्थर के टुकड़े होते थे इनका उपयोग नहीं हो पाता था, जिस कारण उसे कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। यह टुकड़े पुरातत्वविदों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शिल्प उत्पादन में कच्चे माल की प्राप्ति। अब ये लोग ये चीज़ें बनाते थे तो इसके लिए कच्चा माल ये लोग कहाँ से प्राप्त करते थे? तो देखो कच्चा माल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध, जैसे देखो इन्हें बेटा जो मिट्टी होती थी ना, इन्हें ये अपने स्थान पर ही मिल जाती थी। अब देखो दूरी से लाए जाने वाली वस्तु जो दूर से ये लोग लाया करते थे, जैसे देखो पत्थर ये दूर से लाते थे, लकड़ी, धातु जलोढ़ मैदान से बाहर से मंगाए जाते थे। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के तरीके अपनाते थे, जैसे नागेश्वर और बालाकोट से शंख मिल जाता था। नागेश्वर और बालाकोट से इन्हें क्या प्राप्त होता था? तो नागेश्वर और बालाकोट से इन्हें शंख मिलते थे। अफगानिस्तान में सोतुगई से नीले रंग का लाजवर्ड मणि मिलता था। अफगानिस्तान में सोतुगई से नीले रंग का लाजवर्ड मणि मिलता था। लोथल से कार्निलियन पत्थर मिलता था। लोथल से क्या मिलता था? कार्निलियन का पत्थर मिलता था। शैल कड़ी दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से मिलता था। शैल खड़ी कहाँ से मिलता था? दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से मिलता था। राजस्थान के खेतरी से तांबा मिला है। राजस्थान के खेतरी से क्या मिला है? तांबा। दक्षिण भारत से सोना मिलता था। दक्षिण भारत से सोना मिलता था। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। अब ये लोग बेटा दूसरे क्षेत्रों से किस प्रकार से संपर्क बनाते थे? हाल ही के कुछ वर्षों में कुछ पुरातात्विक खोजों से ऐसा पता चलता है कि तांबा ओमान से भी लाया जाता था। हाल ही में जो कुछ खोजें हुई हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, उनसे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि ये लोग तांबा कहाँ से लाते थे? ओमान से लाते थे। ओमान के तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तु दोनों में निकल के अंश मिले हैं। एक हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ी हुई है, ओमान से प्राप्त हुई है। मेसोपोटामिया के लेख में मगान शब्द था। मेसोपोटामिया का जो लेख है उसमें क्या शब्द मिला अपने? मगान। मगान संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था। ऐसा बताया जाता है कि जो मगान जो हमें मेसोपोटामिया के लेखों से प्राप्त हुआ था वो ओमान के लिए प्रयुक्त होता था। लंबी दूरी के संपर्क में अन्य पुरातात्विक खोज में हड़प्पा की मोहर, बाँट तथा मनके मिले हैं। मोहर और मुद्रांकन। मोहर और मुद्रांकन देखो बेटा, मोहर वो होती है जैसे हम वर्तमान में बेटा सील बोलते हैं, जो किसी भी हम अखबार पे लगा देते थे या फिर किसी पेज पे लगाते हैं, मतलब वो गारंटी की इच्छा होती है। तो देखो मोहर और मुद्रांकन। मोहर और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क को आसान बनाने के लिए होता था। मोहर का प्रयोग काय के लिए करते थे? तो लंबी दूरी के संपर्क को आसान बनाने के लिए होता था। उदाहरण, किसी सामान से भरे थैले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भेजा जाता था तो उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था। तो कोई सामान जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे तो उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था। थैले के मुख को रस्सी से बांध दिया जाता था। थैले का जो मुंह होता था उसे काय से बांध दिया जाता था? तो रस्सी से। उसके मुंह पर थोड़ी सी गीली मिट्टी को जमा कर उस पर मोहर दबाया जाता था। उसके जो थैले का जो मुंह होता था उस पर थोड़ी सी गीली मिट्टी लगाते थे और उस पर मोहर दबाया जाता था, जिससे उस गीली मिट्टी पर मोहर की छाप पड़ जाती थी। यदि थैला अपने स्थान पर पहुंचने से पहले उस पर बनी मोहर के निशान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा तो इसका अर्थ है थैले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता लगता है। कहने का मतलब ये बच्चों, जैसे हमें हमारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है तो हम थैले में सामान रखेंगे और थैले को रस्सी से बांध दिया करते थे। उसके बाद जो थैले का जो मुंह होता है जिस पर हमने रस्सी बांध रखी थी उस पर हम गीली मिट्टी लगाएंगे।
गीली मिट्टी की लगाने के बाद जो मोहर होती है, मतलब एक प्रकार का सांचा होता था, उसको हम उससे मिट्टी को दबा देंगे, तो जिससे बेटा जो मोहर होती है ना, उसकी आकृति उस मिट्टी पे लग जाती थी। अब जो आपका जो थैला है, अगर वो अपने निश्चित स्थान पर जा रहा है और अगर वो मोहर है जो उसकी, जो उसमें सांचा मड़ा हुआ है, अगर वो सही है, तब तो वो हमारे सामान से कोई छेड़खानी नहीं हुई है। अगर वो मोहर मिट जाती है तो इसका मतलब है हमारे सामान से कोई ना कोई छेड़खान हुई है। और मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चल जाता था। हड़प्पाई लिपि। हड़प्पाई लिपि चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पाई लिपि कैसी थी? चित्रात्मक लिपि थी। इस लिपि में चिन्हों की संख्या 375 है। 375 से 400 के बीच है। देखो बच्चों, हड़प्पाई जो लिपि थी वो क्या थी? चित्रात्मक थी। इस लिपि में हमें जो चिन्हों की संख्या मिली है वो 375 से 400 के बीच है। और यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह लिपि कहाँ से कहाँ तक लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि एक रहस्यमयी लिपि इसलिए कहलाती है क्योंकि इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। तो देखो बेटा, हड़प्पाई लिपि क्या थी? चित्रात्मक लिपि थी। इसमें जो चिन्हों की संख्या थी वो कितनी थी? 375 से 400 के बीच। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पाई लिपि एक रहस्यमयी लिपि है इसलिए कहलाती है क्योंकि इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। बांट, जिसको हम वजन के रूप में तोलते हैं। बांट चरट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बांट काय से बनाए जाते थे? चरट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। छोटे बड़ों का प्रयोग आभूषण और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। छोटे बड़ों का प्रयोग आभूषण और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पड़ले भी मिले हैं। धातु से बने तराजू के पड़ले भी मिले हैं। यह बांट देखने में बिल्कुल साधारण होते थे। इनमें किसी प्रकार का कोई निशान नहीं बनाया जाता था। और ये बांट कैसे होते थे? बिल्कुल साधारण। इनमें किसी प्रकार का कोई निशान नहीं बनाया जाता था। हड़प्पा संस्कृति में शासन। तो देखिए बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का शासन था, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। देखो बेटा, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का शासन था, इसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। संभवतः हड़प्पाई समाज में जिसका भी शासन रहा होगा, उन्होंने जटिल फैसले लिए और उनको कार्यान्वित भी किए, क्योंकि हड़प्पा की पुरावस्तुओं में एक रूपता दिखाई देती। उदाहरण: मोहर, बांट, मनके, ईंट अलग अलग स्थानों से मिली हैं, लेकिन सब में बेटा क्या एक जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। संभवतः ईंट का उत्पादन केवल एक ही केंद्र पर नहीं होता था। हड़प्पा सभ्यता एक विशाल क्षेत्र में फैली सभ्यता थी। फिर भी जम्मू कश्मीर, गुजरात, पाकिस्तान अधिकतर स्थानों पर एक ही आकार की ईंट प्राप्त हुई हैं। हड़प्पाई शासक को लेकर पुरातत्वविदों में मतभेद। प्रसाद तथा शासक। मोहनजोदड़ो से एक विशाल भवन मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? एक विशाल भवन मिला है, जिसे प्रसाद की संज्ञा दी गई है। जिसे काय की संज्ञा दी गई है? प्रसाद की संज्ञा दी गई है। लेकिन यहाँ से कोई भव्य वस्तु नहीं मिली है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा का नाम दिया गया है, लेकिन इसके भी विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिले हैं। पुरातत्वविद। कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे। तो कुछ पुरातत्वविद है ना, ये ऐसा मानते हैं कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे, सभी की स्थिति क्या थी? एक समान थी। कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कोई एक शासक नहीं थे, बल्कि यहाँ एक से अधिक शासक थे। कुछ पुरातत्वविद ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे कोई एक शासक नहीं था, बल्कि एक से ज़्यादा शासक यहाँ पे हुआ करते थे। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि में अलग अलग राजा होते थे। कुछ इतिहासकार यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के विशाल क्षेत्रफल होने के बाद भी विभिन्न स्थल एक जैसे थे।
जैसे पुरावस्तुओं का मिलना, नियोजित वस्तु के साक्ष्य और ईंटों के समान आकार आदि। अब देखो बच्चों, इतनी अच्छी सभ्यता थी तो इसका पतन किस प्रकार से हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता का पतन। बाढ़। सिंधु सभ्यता के पतन का प्रधान कारण बाढ़ ही मानी जाती है। अधिकांश इतिहासकार सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ को ही मानते हैं। मार्शल ने मोहनजोदड़ो, मेंके ने चन्हूदड़ो, S.R. राव ने लोथल के पतन का प्रमुख कारण माना है। मार्शल के अनुसार मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई। मार्शल ने क्या बोला है कि मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई, क्योंकि इसकी खुदाई से इसके 7 स्तरों का पता चलता है। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चला तो 7 परतें मिली हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे 7 बार ये शहर बसा होगा और 7 बार ये शहर उजड़ा होगा। धीरे धीरे लोग छोड़कर अन्य स्थान पर चले गए होंगे, परंतु इससे उन नगरों के पतन के कारणों पर प्रकाश नहीं पड़ता जो नदियों के किनारे स्थित नहीं थे। कुछ विद्वान मानते हैं भूकंप का कारण। डेल्स, लैम्ब्रिक तथा राइक्स का मत है कि संभवतः किसी शक्तिशाली भूकंप के द्वारा इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। तो देखो बच्चों, कुछ विद्वान बाढ़ का कारण मानते हैं, कुछ मानते हैं भूकंप का कारण, क्योंकि कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि इस सभ्यता का पतन एक शक्तिशाली विनाशकारी भूकंप के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। तीसरा है जलवायु परिवर्तन। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि जलवायु में परिवर्तन होने के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। कुछ मानते हैं महामारी। अमेरिकी इतिहासकार K.U.R. कैनेडी का विचार है कि मलेरिया जैसी महामारी से सैंधव सभ्यता की जनसंख्या नष्ट हो गई है। कनिंघम कौन था? कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पहला डायरेक्टर जनरल था। कनिंघम कौन था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पहला डायरेक्टर जनरल था। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक खनन आरंभ किया। यह लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। कनिंघम का भ्रम। अलेक्जेंडर कनिंघम को एक अंग्रेजी अधिकारी ने जब हड़प्पाई मोहर दिखाई तो कनिंघम यह नहीं समझ पाए कि वह मोहर कितनी पुरानी थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को एक अंग्रेजी अधिकारी ने जब हड़प्पाई मोहर दिखाई तो कनिंघम यह नहीं समझ पाए कि मोहर कितनी पुरानी थी। दूसरा है, कनिंघम ने उस मोहर को उस कालखंड से जोड़कर बताया जिसके बारे में उन्हें जानकारी थी। अब जो कनिंघम महोदय थे ना, जब उनके पास वो मोहर आई तो उन्होंने उस मोहर को उस कालखंड, उस समय से जोड़ा जिसके बारे में उन्हें जानकारी थी। वो इसके महत्व को समझ ही नहीं पाए कि मोहर कितनी पुरानी है। वो ये नहीं समझ पाए कि ये मोहर कितनी पुरानी हो सकती है। कनिंघम ने यह सोचा कि यह मोहर भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों से संबंधित है, जबकि वह मोहर गंगा घाटी के शहरों से भी पहले की थी। कनिंघम ने यह समझा कि जो मोहर है ना, गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों से थी, परंतु वो जो मोहर थी ना, वो गंगा घाटी में पनपे शहरों से भी पहले की थी। उत्खनन तकनीक, ये किस प्रकार से उत्खनन का कार्य किया करते थे? सामान्य तौर पर सबसे नीचे के स्तर पर मिली वस्तुएं प्राचीनतम मानी जाती हैं, जो सबसे नीचे के स्तर पर मिली हैं, और सबसे ऊपर स्तर पर मिली वस्तुएं नवीनतम मानी जाती हैं। इसी के आधार पर पुरावस्तुओं का कालखंड निर्धारित किया जा सकता है। अब कुछ धार्मिक मान्यताएं देखो बच्चों। आभूषण से लदी हुई नारी की मूर्ति मिली है। आभूषण से लदी हुई नारी की मूर्ति मिली है, जिन्हें बेटा अपन किस नाम से जानते हैं? मातृ देवी के नाम से जानते हैं। विशाल स्नानागार तथा कालीबंगन और लोथल से मिली हैं। विशाल स्नानागार कालीबंगन और लोथल से मिली हैं। वेदियां तथा संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व दिया गया है। वेदियां और संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व दिया गया है। कुछ मोहरों में
अनुष्ठानों के दृश्य बने। कुछ मोहर ऐसी हैं, जब ये लोग धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे ना, तो मोहरों पर उनके क्या दृश्य बने हैं। कुछ मोहरों पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण थे, कुछ मोहरें ऐसी थी जिन पर क्या पेड़ पौधे अपन को देखने को मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। तो हमने इस बात का अनुमान लगाया कि ये लोग काय की पूजा करते थे, प्रकृति की। कुछ मोहरों में एक व्यक्ति को योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है। कभी कभी इन्हें जानवरों से गिरा दिखाया गया है। संभवतः यह शिव अर्थात हिंदू धर्म के देवता रहे होंगे। पत्थर के शंकु आकार वस्तुओं के शिवलिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो बेटा जी हमने पढ़ा है बेटा हड़प्पा सभ्यता के विषय में, ठीक है। ये कक्षा 12वीं इतिहास का ये पहला चैप्टर है, ठीक है। इसके मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी आपको मैं अपलोड कर दूंगा। आप इसको पढ़ना तो आपको पूरा चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आगे के चैप्टर देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।